नमस्कार, टीजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी। सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल की। सीजेआई ने कहा, दोबारा नीट एग्जाम के लिए हमारे सामने ठोस कारण होने आवश्यक। सॉलिसिटर जनरल ने पेपर लीक से किया इनकार। नीट मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। तीनों डॉक्टरों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उकसाने वाले बयान को लेकर भाजपा हमलावर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को दी व्यवहार सुधारने की सलाह। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की राहुल गांधी को नसीहत। कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता दिखाएं थोड़ी परिपक्वता। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया आशाओं की उड़ान। खंड 1 और कहानी राष्ट्रपति भवन की पुस्तकों का विमोचन। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन। बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तक में राष्ट्रपति भवन और सचिवालय के साथ राष्ट्रपति की भूमिका की सरल भाषा में जानकारी। गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी। गोंडा में झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुआ हादसा। राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटना का संज्ञान। अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश। नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। ममता सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 7 सदस्यीय पैनल किया गठित। राज्यपाल ने उठाए सवाल। कहा, पश्चिम बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता। कहीं उमस भरी गर्मी तो कहीं बारिश ने बढ़ाई परेशानी। उत्तरी भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट। असम में बाढ़ से राहत, लेकिन आफत बरकरार। और महिला एशिया कप कल से श्रीलंका में हो रहा शुरू। 8 टीमें ले रही हैं हिस्सा। कल गत विजेता भारत का चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा सामना। और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। ट्रेन नंबर 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कोच पटरी से उतर गए हैं। यह हादसा गोंडा में झिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुआ है। फिलहाल बचाव और राहत कार्य जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो राहत और बचाव कार्य जारी है और सीएम योगी ने मामले का संज्ञान ले लिया है। अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन हादसा और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। 9957 555 966 और 9957 555 966 और मरियाना की बात करें तो 600 1882410 और सिमलगुरी के लिए अगर हम बात करते हैं 8789543798 ये हेल्पलाइन नंबर हैं जो जारी किए गए हैं। तिनसुकिया के लिए 9957555959 हेल्पलाइन नंबर ये जारी किए गए हैं और डिब्रूगढ़ के लिए 9957555960 तो ये हेल्पलाइन नंबर हैं जो जारी किए गए हैं। और ये रेल हादसा जिसमें हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेश, इस वक्त क्या जानकारी इस हादसे के बारे में मिल रही है? क्या कुछ इसके कारण पता लग पाए हैं प्रथम दृष्टया और किस तरह के हालात वहाँ पर हैं? देखिए रमा, जहाँ तक घटना की जानकारी की बात है तो वो रेलवे मंत्रालय के द्वारा अभी पुष्टि नहीं की गई है कि किन वजहों से ये घटना जो है वो हो पाई है। लेकिन तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तरह की जो
कोशिशें हैं रेलवे बोर्ड की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी तमाम आसपास के जिलों के जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी पीएचसी हैं, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, सबको अलर्ट मोड पर रखा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तुरंत घटनास्थल पर जाएं और रेलवे मंत्रालय की तरफ से लगातार हेल्पलाइन नंबर जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी जो थी वो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस थी और डिब्रूगढ़ और चंडीगढ़ के बीच में ढेर सारे जो है वो बड़े स्टेशन आते हैं, लिहाजा कटिहार और न्यू जलपाईगुड़ी समेत अनेक जो बड़े स्टेशन हैं वहाँ के हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। चूंकि निश्चित तौर पर न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, ये सब वो स्टेशन है जहाँ जो बड़े स्टेशन हैं, जहाँ पर इस ट्रेन में जो मुसाफिर हैं वो निश्चित तौर पर यात्रा कर रहे होंगे। ऐसे में उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी रेलवे की तरफ से निश्चित तौर से प्रयास किए जा रहे हैं और हेल्पलाइन नंबर के जरिए मुसाफिर के जो परिजन हैं वो उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके लिए भारतीय रेल ने हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किया है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि घटनास्थल तक जो है अधिकारियों की टीम पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम जो है उसको लगाने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं रमा की रेलवे बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रहा है कि लोगों जो घायल लोग हैं उनका उपचार हो सके और जो दुर्घटना में जो लोग वहां पर जो उसके शिकार हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया जाए, इसके लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। बिल्कुल, हमारे साथ विकास सिंह भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? जो दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर पानी भी दिखाई दे रहा है और संभवतः खेत हैं जहाँ पर ये जो हादसा हुआ है। कितने डिब्बे पटरी से उतरे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है और राहत और बचाव कार्य किस तरह से वहाँ चल रहा है? जी, अभी जो सूचना मिली है वहाँ पर मेडिकल टीम्स पहुँच चुकी हैं, राहत और बचाव कार्य आरंभ कर दिया गया है। ये घटना तकरीबन 2:30 की बताई जा रही है। ये गोरखपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है। इस रेल दुर्घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया और तत्काल रूप से स्थानीय स्तर और गोंडा के सीएमओ को भी निर्देश दिया और आसपास के जनपदों पर भी जितने पीएचसी, सीएचसी अस्पताल हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है ताकि कोई यहाँ पर घायल भेजा जाए जिसके उपचार के लिए वहाँ पर पहले से ही बेड उपलब्ध रहे, एडवांस रहे। इसके लिए तत्काल टीमें लगाई गई है। एसडीआरएफ की टीम को भी मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। तमाम उच्च अधिकारियों को भी मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से भी वहाँ पर आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। यात्रियों को सबसे पहले जो घायल यात्री हैं उनका इलाज किया जाए, इसके लिए वहां पर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शीघ्र उनको वहां पर इलाज उपलब्ध हो, वहां पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उसे या जिसे अस्पताल शिफ्ट करने की जरूरत है वो सारी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ अतिरिक्त टीमें लगाई गई हैं और जो अन्य यहाँ पर यात्री हैं, जो शुरुआती सूचना मिल रही है कि लगभग 3 बोगियां पटरी से उतरी हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ा है वो तकरीबन 10 बोगियों पर अन्य और पड़ा है। वो किस तरीके का प्रभाव है, कितने यात्रियों को उसमें चोटें आई हैं, चोटें किस प्रकार की हैं, इसी के लिए मेडिकल टीम वहां पर भारी संख्या में उपलब्ध भेजी जा रही है। बड़ी टीम मेडिकल कई वहां पर भेजी जा रही है। एम्बुलेंस को वहां पे लगाया गया है। आसपास के जनपदों से एम्बुलेंस को वहां पर बुला लिया गया है और राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ किया जाए, यही पूरे प्रशासन की मंशा है। प्रदेश सरकार और रेलवे इसी पे लगा हुआ है। जी बिल्कुल, त्वरित इस घटना का संज्ञान लिया गया है और तमाम अधिकारियों को वहां पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी इस बारे में भी मिल पा रही है विकास? जी बिल्कुल, उच्च अधिकारियों को यहाँ पर रवाना हो गए हैं। कई अधिकारी जो स्थानीय स्तर पर हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं मौके पर। रेलवे की मेडिकल टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। वहाँ के स्थानीय स्तर पर अस्पताल की टीम पहुँच चुकी है और लोगों को, घायलों को इलाज की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। वहाँ पर निकालने का काम चालू हो चुका है वहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारी बात हुई थी डीआरएफ, एनईआर लखनऊ, वो भी जो है कह रहे हैं मौके के लिए रवाना हो चुके थे और तमाम आसपास के जो है कह रहे हैं रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों सबको पूरी टीम्स वहां पर लगाई गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय स्तर पर शुरुआती लोग भी मदद करते हैं, लेकिन सारी मशीनरी को पूरे जी विकास, और आइए अब देख लेते हैं पीआरओ रेलवे का क्या कहना है। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डेरेलमेंट हुआ है।
वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। तो BRO रेलवे जिन्होंने कहा है कि राहत और बचाव का कार्य लगातार वहां पर जारी है और जो अधिकारी हैं वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास, हमने रेलवे PRO को सुना और उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन अगर हम इस पूरे इलाके के बारे में अगर आपसे जानना चाहें, जहां पर ये हादसा हुआ है, जिलाही और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच ये हादसा हुआ है, तो ये जो पूरा इलाका है ये किस तरह का है और यहाँ पर जो राहत और बचाव कार्य तत्काल पहुँचाने के क्या कुछ साधन यहाँ पर मौजूद हैं? रेलवे PRO ने कहा कि वहाँ पर जो इनकी मेडिकल वैन होती है वो भी वहाँ पर जो है पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल, ये गोंडा से गोरखपुर रेलवे लाइन पर ये हादसा हुआ है और चूंकि वहाँ पे बगल में हाईवे है तो वहाँ पर हाईवे से भी तमाम सारी सुविधाएं वहाँ पर पहुँच रही हैं, लगातार पहुँच रही हैं और ये यही कारण कि वहाँ एम्बुलेंस पहुँच चुकी है, रेलवे की मेडिकल टीम पहुँच चुकी है, आला अधिकारी भी मौके पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। वहाँ पर रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों के परिजन यात्रा कर रहे हैं, वो लोग हाल जानने के लिए वहाँ पर उन हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में सबसे पहले जरूरी होता है कि घायलों का उपचार करना। उसके लिए मेडिकल टीमों को इसलिए सबसे पहले शीघ्र लगाया गया था, क्योंकि आसपास के जनपदों के जितने अस्पताल हैं, CSC हैं, CSC हैं, इनको भी अलर्ट मोड। बिल्कुल विकास, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आज की सुनवाई के दौरान CBI ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल कर दी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि दोबारा नीट परीक्षा के लिए हमारे सामने ठोस कारण होना चाहिए। उन्होंने साथ ही पूछा कि 23 लाख छात्रों में से कितनों ने अपने सेंटर बदले हैं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ। एक खास सेंटर पर एक बाहरी आदमी सेंटर पर दाखिल हुआ और पेपर का फोटो खींचकर बाहर आ गया और ये घटना सुबह 8:02 से 9:30 के बीच हुई थी। इस दौरान 7 लोगों ने पेपर सॉल्व किए और हर सॉल्वर ने 25 सवालों के जवाब तैयार किए। वहीं CBI ने बिहार में गड़बड़ी का फ़ायदा उठाने वाले अपने अब तक 18 स्टूडेंट्स की पहचान कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई जो है वो पूरी हो गई है। हमारे संवाददाता विकास आरती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी आप देंगे? जी रमा, सुनवाई अब अगली सोमवार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी है और आज जो दिन भर की सुनवाई हुई उसके बाद अंत में चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो भी सबमिशंस दिए गए हैं सरकार की तरफ से और CBI की जो स्टेटस रिपोर्ट है उससे ये साफ है कि 2 सेंटर्स पर पेपर में से जो सवाल थे वो कुछ स्टूडेंट्स को समय से पहले मिल गए और अब कोर्ट को ये तय करना है कि क्या ये जो जानकारी मिली थी स्टूडेंट्स को, ये पहले ही उनको क्वेश्चंस मिल गए थे, क्या ये इन्हीं 2 सेंटर्स तक सीमित थे या इससे ज्यादा इनका विस्तार हो चुका था, ज्यादा लोगों तक ये सवाल पहुंच चुके थे। इस पर आगे की सुनवाई में कोर्ट ये बातें तय करेगा। इस बीच में CBI की स्टेटस रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़े गए। सरकार की तरफ से ज्यादा जानकारी नहीं दी गई क्योंकि मामला अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उस मामले में जो जानकारी दी गई कोर्ट को वो ये कि बिहार में 18 स्टूडेंट्स कम से कम अब तक आइडेंटिफाई CBI ने किए हैं जो बेनिफिशियरी हैं इस गड़बड़ी के, और जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर में कितने लोगों को इसका फायदा पहुंचा। लेकिन ये भी यहाँ पर कोर्ट को बताया गया सेंटर की तरफ से कि 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स किसी हाल में नहीं हो सकते और ये भी एक खास सेंटर से जुड़े हुए बच्चे हैं। तो अब जो एक बड़ी बात ये थी कि क्या ये बड़े व्यापक पैमाने पर पेपर लीक हुआ है, इस बात को सेंटर ने एक बार फिर कहा है कि व्यापक पैमाने पर लीक नहीं, कुछ 2 सेंटरों पर गड़बड़ी की बात है जिसकी जांच CBI अभी कर रही है।
जैसा भी 18 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। और खास बात यह है कि इन 18 में से पेपर की जानकारी ने जरूर हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ एक स्टूडेंट है जो मेरिट में आ पाया और उसके खिलाफ भी अब क्योंकि कार्रवाई होगी, उसको भी बार किया जाएगा परीक्षाएं देने से, और क्रिमिनल एक्शन जो है वो अलग सीबीआई जो भी शुरू कर रही है वो आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अभी तक जो स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अब केंद्र ने साफ कर दी है कि लार्ज स्केल पर गड़बड़ी की बात जैसा याचिकाकर्ता लगातार आरोप लगा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधान न्यायाधीश ने पूछा है कि 23 लाख छात्रों में से कितनों ने अपने सेंटर बदले हैं, तो जिस तरह से प्रधान न्यायाधीश ने कुछ बातें कही हैं, उनका क्या कुछ आशय निकल कर आता है? हेलो विकास, आप उन्हें सुन पा रहे हैं? जी बताएं, रमा का सवाल दोहराएं। विकास, प्रधान न्यायाधीश ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनमें से एक ये भी है कि 23 लाख छात्रों में से कितनों ने अपने सेंटर बदले, तो किस तरह से कोर्ट का रुख इस पर दिखाई दे रहा है और जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं उनका क्या कुछ आशय निकल कर आता है? जी रमा, कोर्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि काउंसलिंग पर रोक लगाने की जो मांग की गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उस पर कोर्ट ने पिछली बार भी कोई आदेश नहीं दिया था और आज भी कोर्ट ने काउंसलिंग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। तो यानी जो प्रक्रिया है आने वाले दिनों में वो चलती रहेगी। सॉलिसिटर जनरल की तरफ ये भी बताया गया कि 24 जुलाई के आसपास काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो यही वजह है कि जो री एग्जामिनेशन की जो संभावनाएं हैं वो हम देख रहे हैं कि हर दिन कम होती जा रही है। अब क्योंकि कोर्ट को ये बताया गया है, सीबीआई की जो जांच है उसके हिसाब से, कि किसी भी परिस्थिति में ये अब अगर आप 24 लाख स्टूडेंट्स और 150 स्टूडेंट्स की तुलना करें तो जाहिर है ये बहुत छोटा नंबर है। और उसमें भी जैसे हम एक 18 लोगों की जो बात करें जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनमें से भी सिर्फ एक स्टूडेंट है जो मेरिट में जगह जिसने बनाई थी और उसको भी बार किया जाएगा। तो ये जो गड़बड़ी हुई भी है एक सेंटर विशेष पर, उसका असर इतना बड़ा नहीं है, इतना व्यापक नहीं है कि 24 लाख स्टूडेंट्स को फिर से एग्जाम देने के लिए मजबूर किया जाए। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट भी अब तक यही कहता रहा है कि री एग्जामिनेशन के लिए उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए, बहुत मजबूत ग्राउंड्स चाहिए जिन पर कोर्ट री एग्जामिनेशन के ऑर्डर करे। और अभी तक ऐसी कोई बात कोर्ट के सामने नहीं आई है कि जिसके लिए री एग्जामिनेशन ऑर्डर किए जाएं। जो जांच की स्थिति है उसकी 2 स्टेटस रिपोर्ट अब सीबीआई की जो हैं वो कोर्ट के पास हैं और कोर्ट ने उसके कुछ अंश आज पढ़े भी। उन अंशों को पढ़ने के बाद भी अगर कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है तो इससे आप एक हिंट ले सकते हैं कि री एग्जामिनेशन की संभावना कितनी बची है। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न पक्ष हैं उन्होंने जो अपनी बात है, अपनी दलीलों में कितनी मजबूती के साथ रखी है और कौन कौन सी ऐसी दलीलें हैं जो इस पूरे केस को प्रभावित कर सकती हैं? रमा, आप अपना सवाल दोहराएं, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा। विकास, दोनों पक्षों ने जो दलीलें रखे हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे और कौन सी जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस पूरे केस में काफी प्रभावी साबित हो रही हैं। जी रमा, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये कहा गया है कि एनटीए ने अपने हलफनामे में जो पेपर लीक की बात से इनकार किया है वो ठीक नहीं है। टेलीग्राम पर जो वीडियो चल रहा है उसको हालांकि एनटीए ने कहा था कि फैब्रिकेटेड वीडियो है, लेकिन याचिकाकर्ता आज लगातार इस बात पर कायम रहे कि ये फैब्रिकेटेड नहीं है। ये किस आधार पर एनटीए ने कहा कि फैब्रिकेटेड है, ये याचिकाकर्ताओं की समझ से परे है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कही गई कि जिन स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचा है उनको अलग किया जाना बहुत जरूरी है, उन बेनिफिशियरीज को, और री एग्जामिनेशन होगा तो ज्यादा एक पारदर्शी तरीके से कामकाज हो पाएगा। ये याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि सबसे बेहतर तरीका री एग्जामिनेशन होगा। लेकिन ये बात इससे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा भी आश्वस्त नहीं दिख रहा है कि री एग्जामिनेशन के लायक ग्राउंड्स अभी कोर्ट के सामने रखे गए हैं। जांच को लेकर के जो अभी तक की प्रगति है उससे मास स्केल पर गड़बड़ी की बात लगातार केंद्र मना कर रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर 18 स्टूडेंट्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं और ये जो 150 की अधिकतम संख्या की बात की जा रही है, ये कौन तय करेगा कि इसके अलावा स्टूडेंट्स ने इसका फायदा नहीं उठाया। ये बड़ी याचिकाकर्ताओं की तरफ से गहरी आपत्ति रखी जा रही है। बिल्कुल, प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि गड़बड़ी होने और परीक्षा के बीच में कितना समय था। साथ ही उन्होंने 2 सेंटर्स का जिक्र भी किया है। ये तथ्य भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। जी रमा, यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चिंता ये पता करने की है कि जो पेपर, क्योंकि केंद्र की तरफ से बताया कि पेपर
फिजिकली बाहर नहीं ले जाया गया, बल्कि पेपर की फोटो खींच करके एक व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से बाहर लेके गया। उसने बाकी 6 लोग यानी कुल 7 सॉल्वर थे, जिन्होंने 25-25 क्वेश्चन बांटकर 180 सवालों में से वो सॉल्व किए और एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को दिए गए। कोर्ट का ये कहना है कि सबसे क्रूशियल बात यह है कि परीक्षा से कितने समय पहले ये सवाल स्टूडेंट्स को पता लगे, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा फासला होगा गड़बड़ी की आशंका उतनी ज्यादा होगी। अगर ये कुछ घंटों का था तो चिंता की बात उस स्तर पे नहीं, 3 दिन पहले पेपर लीक हो जाने पर बिल्कुल विकास, वो कॉम्प्रोमाइज होती। बिल्कुल विकास, आप नजर बना रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि सुनवाई से पहले सीबीआई ने पटना में बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। चारों पर पेपर सॉल्व करने का आरोप है। सभी डॉक्टर 2021 बैच के छात्र बताए जा रहे हैं। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक चारों के रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है और चारों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर सीबीआई अपने साथ ले गई है। नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद 25 दिनों में राज्यों से अब तक 42 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले में अब बस एक मिसिंग लिंक की तलाश है, जिसने पेपर ले जाने वाले ट्रक की सूचना जालसाजों तक पहुंचाने का काम किया। तो सीबीआई की बड़ी कार्रवाई और चारों डॉक्टरों के लैपटॉप और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। पटना एम्स के 4 डॉक्टर हिरासत में लिए गए हैं। एम्स पटना के सीईओ जीके पॉल ने डॉक्टरों को सीबीआई की हिरासत में ले जाने के मामले पर कहा कि उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है। गिरफ्तारी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा जो इन्फॉर्मेशन है और जो घटना घटा है इसमें एक्चुअली स्टूडेंट्स हैं। 4 स्टूडेंट को सीबीआई टीम आके लेके गए हैं। हमें पता नहीं ये गिरफ्त किए हैं कि इसे लेके गए हैं इंटरोगेशन के लिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है टोटल 4 स्टूडेंट का सीबीआई हिफाजत में है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को अपने व्यवहार को सुधारने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। विपक्ष जिस प्रकार के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों के प्रयोग से समाज में अनावश्यक तनाव पैदा होता है। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है समाज में, एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। जैसा कि आज एक IPS ऑफिसर ने लिखा, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो कि हिंसापूर्ण बिहेवियर को प्रमोट करता है। विपक्ष इस तरह के शब्दों का व्यवहार न करे, अपने शब्दों, अपने राजनीतिक गरिमा को बनाए रखे और अपने शब्दों में, अपने कथन में हर जगह एक संजीदापन, एक संयम रखें। बीजेपी की प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर हमला साधा। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले का उदाहरण देते हुए राजनेताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बचे। राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग
और मैं साफ शब्दों में कहूंगा, हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति और प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। भारत की राजनीति में राजनीति अपनी जगह है, नेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जो राहुल गांधी ने शब्द बोला था, संसद में मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रकाशित प्रकाशन विभाग की पुस्तक कहानी राष्ट्रपति भवन की का लोकार्पण आज किया गया है। इस पुस्तक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 के बीच के भाषणों और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी कहानियों को लिखा गया है। इस पुस्तक को प्रकाशन विभाग ने खासतौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा है। इस पुस्तक में बच्चों को राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति सचिवालय और राष्ट्रपति की भूमिका और कार्यों के बारे में सरल सहज भाषा में जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा चारों पुस्तकों का ई-बुक संस्करण भी लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में उपचार करवा रही तंजानिया की रक्षा मंत्री डॉक्टर गॉर्मेनिया टेक्स से बात की। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा, तंजानिया की रक्षा मंत्री डॉक्टर टेक्स से बात की जो भारत में चिकित्सा उपचार ले रही हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 19 और 20 जुलाई को भूटान की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यात्रा के दौरान विदेश सचिव भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विक्रम मिस्री भूटान के प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान विक्रम मिस्री भूटान के विदेश सचिव और शाही सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। दोनों विदेश सचिव भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता योजना वार्ता की सह अध्यक्षता भी करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, जो अब बढ़कर लगभग 40% हो गई है। उन्होंने कहा जनसांख्यिकीय परिवर्तन हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। सीता सोरेन का साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है आप लोग खुद जानते हैं। उनका हस्बैंड का हत्या हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, तो वो महिला का साथ खड़ा होना हमारा पार्टी का जिम्मेदारी है। गीता कोड़ा जी का खिलाफ और बहुत बड़ा जनजातीय नेत्री है, अपना दम पे 2-3 बार लोकसभा सीट जीते हैं। हस्बैंड का ऊपर जो भी कंप्लेन है, मैं सभा में बोला
हेमंत सोरेन जी का ऊपर जो भी कंप्लेन है, लेकिन मैं कल्पना जी का ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। मधु कोड़ा जी का ऊपर केस चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि गीता कोड़ा भी आसामी है। ये गलत फहमी है। आज ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया है, मैं कल्पना सोरेन को इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं मानता। संपाई सोरेन जी को हटा के जेएमएम कम से कम 10 सीट का माइनस में आ चुका है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बढ़ी असम में मुसलमानों की आबादी, जिसमें घुसपैठ को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। 1901 से ही असम में अस्वाभाविक रूप से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और धार्मिक जनसांख्यिकी में ये तेज़ी से बदलाव आ रहा है। बंगाल विभाजन के बाद बड़ी संख्या में बांग्ला भाषियों ने असम की ओर पलायन किया। अंग्रेज़ों ने धर्म के आधार पर मुसलमानों को असम लाकर बसाने की प्रक्रिया शुरू की थी। कश्मीर के बाद सबसे अधिक मुस्लिम आबादी असम में है, तो साल दर साल लगातार असम में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार देश में 1 जुलाई को लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करेगी। इसके लिए कोलकाता के हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय पैनल बनाया गया है। पैनल को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। देश में 1 जुलाई को केंद्र सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए। ये 3 नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। नए कानूनों का उद्देश्य देश के नागरिकों को तुरंत न्याय दिलाना और न्यायिक और न्यायालय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना है। पश्चिम बंगाल में इन कानूनों को लागू करने के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पश्चिम बंगाल गृह विभाग ने कहा कि राज्य सरकार ने आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। गृह विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आशिम रॉय की अध्यक्षता में गठित पैनल में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक और वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य को शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई है। इसके तहत पैनल को सभी विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, अनुसंधान सहायकों और कानून विशेषज्ञों से चर्चा के बाद जरूरी सुझावों के साथ 3 महीने में रिपोर्ट देनी होगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार के इस कदम और उसके मकसद पर सवाल उठाए हैं। राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राज्यपाल ने समिति के उद्देश्यों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। बयान के अनुसार राज्यपाल बोस ने मुख्यमंत्री को यह भी याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल बनाना रिपब्लिक नहीं हो सकता। राज्यपाल कार्यालय ने कहा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संशोधित सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा के लिए समिति के उद्देश्यों पर तत्काल रिपोर्ट देने को कहा है। राज्यपाल इस बारे में विशिष्ट रिपोर्ट चाहते हैं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार द्वारा मांगे जाने पर समय पर प्रस्ताव का जवाब दिया है। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए जीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। निजी कंपनियों में आरक्षण मामले में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और उद्योग जगत के भारी विरोध के चलते कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है। विरोध के चलते सरकार ने निजी कंपनियों में 100% स्थानीय लोगों को आरक्षण वाले अपने कैबिनेट के फैसले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्राइवेट सेक्टर्स की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि कैबिनेट ने कर्नाटक में निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस पोस्ट के बाद कर्नाटक सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक में भाजपा ने सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि अगर वो मौजूदा विधानसभा सत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण पर विधेयक पेश करने में विफल रही तो उसे कन्नड़ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश प्रमुख BY विजेंद्र ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार घोटालों की जांच को भटकाने और जनता को विचलित करने की साजिश कर सकती है। I don't think Chief Minister Siddaramaiah is serious about protecting the interest of Kannadigas in pertaining to private jobs. But probably when so many scams have emerged, when Chief Minister himself is finding it difficult, they are using the diversion tactics, because without discussing in the cabinet, without discussing with the senior ministers in his cabinet, overnight he comes out with a statement that they are going to have a reservation in a private job for Kannadigas. He tweets, again he deletes the tweet, again he make a U-turn. So this confusion clearly indicates that Chief Minister is not serious about this issue. He is only exploiting the situation, trying to play with the emotions of the Kannadigas. But urge Honorable Chief Minister to take everybody into confidence and bring back the bill at the earliest. कर्नाटक भाजपा विधायक CT रवि ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केवल नाटकबाजी कर रही है। स्थानीयों को आरक्षण देने का केवल नाटक है। असल में हर गांव में कन्नड़ स्कूल बंद हो रहे हैं। केवल नाटकबाजी है। इश्यू डाइवर्ट करने के लिए ये आज माहौल कांग्रेस के खिलाफ है, आज माहौल CM सिद्धरामैया जी के खिलाफ है, आज माहौल एकदम इस सरकार के खिलाफ है। उसको इश्यू डाइवर्ट करने के लिए हर तरीका ढूंढ रहा है। कन्नड़ा स्कूल हर गांव में बंद हो रहा है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इस सरकार क्या करता है? कन्नड़ियों को केवल नाटकबाजी, नौटंकी कर रहा है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की जन कल्याणकारी घोषणाओं के कारण राज्य की जनता ने लोकसभा चुनाव में 39 सीटें जिता कर दी, लेकिन अब बिजली बिलों की बढ़ी दरों के कारण जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने बिजली के बिलों में 4.83% तक वृद्धि की है। तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। नया टैरिफ आदेश इस वर्ष 1 जुलाई से प्रभावी होगा। इसमें CPI के आधार पर बिजली शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। और हमारे संवाददाता रितेश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, जिस तरह से बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, क्या कुछ इसकी वजह है और किस तरह से लोग वहां ठगा सा महसूस कर रहे हैं? देखिए रमा जी, अभी जो बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं उसका साफ कारण सरकार ने या टेंजरगो जिसको भी कहें कि बिजली विभाग ने, उन्होंने लोगों को और मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बिजली के रियायती दरों की वजह से काफी ज्यादा बढ़ रहा था। पिछले उन्होंने जो आंकड़े जारी किए हैं उस आंकड़ों के मुताबिक यदि देखा जाए तो पिछले 10 सालों में ये तीसरी बार है जो बढ़ोतरी की गई है। और सबसे बड़ी वजह पिछले 10 साल में जब देखा जाए तो जो रियायत की जो घाटा राज्य सरकार को था वो लगभग 19 करोड़ के रकम था। 10 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। और अब 10 साल बाद, जिसमें 2 साल पहले भी बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, तो अब जब देखा जा रहा है तो वित्तीय बोझ जो है लगभग 95 करोड़ का राज्य सरकार पे आ रहा है। और इस बोझ को कम करने के लिए ही राज्य सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाई हैं। और बिजली विभाग का कहना है कि ये दरें बहुत ही मिनिमल हैं, मतलब बहुत ही कम की कीमत बढ़ाई गई है, ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं, लोगों पर ज्यादा बोझ देने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन वो चाहते हैं कि राज्य सरकार भी जो है ज्यादा वित्तीय बोझ के तले ना दबे, इसलिए लोगों के साथ अपनी बोझ को साझा कर रही। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जन कल्याणकारी नीतियों के कारण ही स्टालिन सरकार को, डीएमके और उसके इंडिया ब्लॉक को कहा जाए कि उसके गठबंधन को, और मुख्यतः डीएमके सरकार की कल्याणकारी नीतियों के कारण ही राज्य की जो 39 लोकसभा सीटें हैं उस पर उनको जीत हासिल हुई, उनको और उनके साथियों को। तो बड़ी बात। और अब उस जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से जब आपको इतनी सीटें लोकसभा में मिली हैं और आपकी छवि एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में उभरी है, और 1 महीने बाद ही जस्ट
चुनाव आने के लगभग 1 महीने के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी करना, लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। रितेश, लोगों को आपसे लग भी रहा जानना है कि चाहेंगे, हमने जो राज्य में विपक्षी दल हैं वो भी अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, किस तरह से वो इन बड़ी दरों को इलॉजिकल बता रहे हैं और कितनी बड़ी मुसीबत ये राज्य सरकार के सामने खड़ी हो सकती है? देखिए, अभी हाल के दिनों में यदि देखा जाए तो तमिलनाडु में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने राज्य सरकार को बैकफुट पे लाके खड़ा किया, चाहे वो कलकुर्ची ट्रेजेडी हो, पीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या का मामला हो, और अभी देख लीजिए बिजली की दरें जो बढ़ी। तो ऐसे में एक बड़ी जीत के बाद मैं देख रहा हूं कि राज्य सरकार को एक बड़े कुछ ऐसे मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें राज्य सरकार बैकफुट पे जाती नजर आ रही है, और विपक्ष के लिए ये जो है ना, ये मौके और ये मुद्दे जो हैं लोक निर्णय के लिए हैं कि ऐसा मौका उनको नहीं मिलेगा। और जहां तक सवाल है विपक्षी पार्टियों का, तो उनका काम होता है कि सरकार की आलोचना करें, सरकार के जो जहां सरकार निष्फल हो रही है उसको चुनौती दे, उसको उसकी आलोचना करे और ये सुनिश्चित करे कि वहां ठीक ढंग से काम हो। तो यही बात है, कहीं ना कहीं बैकफुट पर जो है राज्य सरकार दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। कांवड़ यात्रा अब से कुछ दिनों बाद 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। ऐसे में प्रशासन सड़कों की मरम्मत और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मार्ग को सुविधाजनक बनाने के लिए 72 घंटे के अंदर गड्ढों को भरने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में मेरठ के जिलाधिकारी दीपक मीणा का कहना है कि हर वर्ष 10 से 15% कांवड़ियों की संख्या बढ़ती है, वहीं सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस बार हमने सभी रोड्स की व्यवस्था, सभी जगह पेयजल, सभी जगह लाइट की पर्याप्त व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था और शिविरों के जो भी लगाएंगे आयोजक और शिविर जो लगाएंगे उनके साथ बैठक हम लोगों ने कर ली है। उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं। यहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है कि स्मूथली उनको परमिशंस मिल जाएं। विद्युत सुरक्षा सभी शिविरों को और सभी जगह को चेक कर रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए भी बोला गया है कि जब भी शिविर लग जाए तो उनकी भी प्रॉपरली खाने की क्वालिटी और सब देखें। प्लास्टिक फ्री रखने के लिए कांवड़ यात्रा को सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि सभी लोग इसका अनुपालन करेंगे। और इसके अलावा सिक्योरिटी को देखते हुए सभी जगह पे जोन्स और सेक्टर में डिवाइड किया गया है। मजिस्ट्रेट्स और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने बताया कि कांवड़ियों के लिए कांवड़ मार्ग पर साफ सफाई, स्वच्छ जल, स्नान और शौचालय की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस बार कांवड़ शिविर प्लास्टिक मुक्त होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सड़क बनाने पर, ताकि वहाँ कोई गड्ढा ना हो, इस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ ही साफ़ सफाई, झाड़ियों की साफ़ सफाई करवाना, इस पर बहुत खासा जोर दिया जा रहा है। इस बार हमारी ये भी कोशिश है कि हमारी बिल्कुल प्लास्टिक फ्री कांवड़ यात्रा हो, जिसके अंतर्गत ज़्यादातर सभी शिविर के संचालकों के साथ में मीटिंग्स हो गई है, जिसमें हम उनको बहुत प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग स्टील के बर्तन यूज़ करें या फिर बर्तन यूज़ करें जिससे प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो। साथ ही बहुत फोकस हमारा इस बार है कि वहाँ पर प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था हो, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि जगह जगह पर उन्हें पेयजल और शिकंजी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बुलेटिन में लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट।
और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसा सामने आया है। यूपी के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हैं। तो गोंडा के पास डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतरी, हादसे में 2 लोगों की मौत और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। 40 सदस्यीय मेडिकल टीम और 15 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हादसे के बाद कई रेलगाड़ियों का रास्ता भी बदल दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया है और लगातार राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है और कई जो ट्रेनों का रास्ता है वो बदल दिया गया है। विकास, क्या कुछ जानकारी अब मिल रही है इस हादसे के बारे में? कितने लोग घायल हैं? और ये भी खबर आ रही है कि 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बिल्कुल, ये खबर आ रही है कि 2 लोग इस घटना में जिनकी मृत्यु हो गई है और 20 लोग घायल हैं। वहां पर 40 सदस्यीय मेडिकल टीम पहुंच चुकी है, डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है, अन्य टीमों को वहां लगाया गया है। एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौके के लिए रवाना कर दी गई है। बलरामपुर और गोंडा में जो एसडीआरएफ की टीम थी वो वहां पर पहुंच रही है। वहां पर गोंडा के डीएम और एसपी दोनों मौके पर पहुंच चुके हैं। घटना में राहत पहुंचाने के लिए, राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी मशीनरी को लगाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। आला अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने आसपास के जनपदों के सारे अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी को अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर घायल ज्यादा होते हैं, किसी को कोई उपचार की जरूरत होती है तो उनको उन अस्पतालों पे ले जाया जाए। वहां एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है और राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं रेलवे की तरफ से ये सूचना दी गई है कि जो अन्य गाड़ियां आ रही थी, तकरीबन 10 गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है क्योंकि गोंडा से गोरखपुर रेल जो मार्ग था वो बाधित हो गया था। अब रेलवे की सबसे बड़ी ये कोशिश होगी कि घायलों का उपचार के बाद वहां पर जो तमाम सारे यात्री हैं उनको गंतव्य के लिए रवाना करने के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जाए। वहां पर उसके लिए वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रेलवे के भी आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। तत्काल रूप से राहत और बचाव कार्य में तेजी के साथ काम किया जा रहा है और अतिरिक्त वहां पर जो भी जरूरतें होती हैं उसके लिए आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जिस तरीके की जो भी चीज की वहां जरूरत होगी वहां पर आला अधिकारी तत्काल वहां पर निर्देश देकर वहां पर मंगा रहे हैं। रेलवे की मेडिकल टीम भी वहां पहुंच चुकी है। तो ये साफ कहा जा सकता है कि पूरी मशीनरी पूरी तेजी के साथ राहत और बचाव का कार्य कर रही है। जी रमा। बिल्कुल विकास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वहां पर कई जो ट्रेन्स हैं उनके वैकल्पिक मार्ग भी बदले गए हैं। इसके साथ ही जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी वहां पर जारी किए गए हैं। और इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर कौन कौन से अधिकारी हैं जो पहुंच गए हैं और किस तरह से घायलों को जल्द से जल्द जो है मेडिकल चिकित्सा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। जी, जो सूचना मिली है, गोंडा के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों मौके पर पहुंच चुके हैं। वहां पर 40 सदस्यीय मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। वहां पर 15 एम्बुलेंस भी पहुंच चुके हैं जिनसे राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ वहां पर अतिरिक्त जो भी जरूरत है उसके लिए वहां पर निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि आसपास जनपदों की जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी पीएचसी, सीएचसी, उन पर भी बेड को रिक्त कर लिया गया है ताकि अगर घायलों की संख्या बढ़ती है, जो अभी तकरीबन 20 बताई जा रही है, अगर इसके ज्यादा वहां पर अन्य लोगों को कुछ चोट आई है वो भी वहां पर अस्पताल जा सकते हैं इसकी अगर जरूरत पड़ती है। जो वहां पर घायल है अब उनको अस्पताल शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है और प्रशासन की यही पूरी जोर है, मंशा है कि तत्काल रूप से पहले घायलों का समुचित उपचार कराया जा सके, उसमें कोई असुविधा ना हो। ये सबसे बड़ी प्रशासन की जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही साथ जैसा कि आपने जिक्र किया कि तमाम सारी ट्रेनों के रूट का परिवर्तन किया गया है और खासतौर से हेल्पलाइन जारी की गई है। गोंडा, लखनऊ, सीवान, छपरा, देवरिया, अगर तमाम जगहों के लिए अलग अलग जो है कह रहे हैं हेल्पलाइन जारी की गई है, जिसमें जो लोग हैं, जो परिजन हैं, जिनके लोग यहाँ इस ट्रेन पर यात्रा कर रहे थे, वो इस पर जानकारी लेकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने परिजनों के बारे में। इसके लिए भी हेल्पलाइन जारी की गई है और सरकार की यही मंशा है। जो अभी जनहानि की जो सूचना आ रही है, फिलहाल अभी 2 जानकारियों की जो है कह रहे हैं तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी कि जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद है।
जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और घायलों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, तुरंत वहां पर राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है, तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। रेलवे की तरफ से आपको क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बहुत सारी जो ट्रेन हैं उनके मार्ग में बदलाव किए गए हैं, किस तरह से पूरी व्यवस्था को पटरी पर लाने की तेजी से कोशिश की जा रही है? क्या कुछ इसके कारणों की भी जानकारी अभी मिल पाई है कुछ? देखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जोन के अंदर ये जो दुर्घटना हुई है गोंडा में, ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। यानी कि जो इसका मुख्यालय है वो है गोरखपुर के महाप्रबंधक, कह सकते हैं एनईआर के महाप्रबंधक, डीआरएम, सीपीआरओ। लखनऊ से भी अगर हम बात करें तो लखनऊ से डीआरएम और तमाम बड़े अधिकारी जो भारतीय रेल के बड़े अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद राहत और बचाव की जो पूरी टीम है, वो राहत और बचाव की पूरी टीम जो है वो वहां पर ट्रेन जो है, राहत और बचाव ट्रेन की जो बात करें वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। साथ साथ इसके अलावा जो है, चाहे हम बात करें लोकल प्रशासन की, वहाँ के स्थानीय प्रशासन की, तो डीएम, एसपी, जो स्थानीय लोग हैं ये सारे वहाँ पर मौजूद हैं। राहत की जो इनकी टीम है, आप कह सकते हैं कि जो रेलवे की रेस्क्यू वैन बोलते हैं मुझे, जो तमाम तरह के इस ऐसे जब परिस्थिति होती है उसके निवारण के लिए उस वैन को तैयार किया जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट से ले करके छोटे बड़े कटर की, अगर कोई बोगी बहुत कंप्रेस हो गया तो उसको कटिंग करके उससे निकालने के लिए, ये सारी चीज। एम्बुलेंस की बात करें तो स्थानीय प्रशासन ने तमाम जो एम्बुलेंस है वहाँ पे 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस की वहाँ पर व्यवस्था कर दी है। जो डॉक्टर्स हैं जो उनको वहाँ पर लेके आया गया है, लखनऊ से भी डॉक्टर्स भेजे गए हैं और आसपास के जो जिला है, जो जनपद है, वहाँ से डॉक्टर्स को वहाँ मूव किया गया, घटनास्थल पर मूव किया गया। साथ साथ जो जिन्हें चोटें नहीं आई हैं या बिल्कुल ठीक है, उन लोगों को वहाँ पे बस भी मुहैया कराया गया है ताकि अगर उनको जो बड़े स्टेशन है वहाँ पे लाया जाए। और दोनों साइड का लाइन जो है इस रेल हादसे के कारण वो ब्लॉक है और इस ब्लॉक के कारण जो है तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो रेलगाड़ियां हैं, जो सुपर फास्ट ट्रेन है, मेल एक्सप्रेस है, उनको डाइवर्ट किया गया है जो देश के अलग अलग हिस्सों में चलने वाले थे। लेकिन जो प्रायोरिटी है भारतीय रेल की, प्रशासन की, यूपी सरकार की, वो इसी पर है कि सबसे पहले जो है यहाँ पर जो अंतिम व्यक्ति भी हो ट्रेन के अंदर, उसे सकुशल जो है बाहर ठीक से निकाला जा सके। बिल्कुल, घायलों के बारे में यही पूछना चाहेंगे, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या जो सभी लोग हैं उनको वहां से बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, राहत और बचाव, देखिए ये कोई हेड ऑन कॉलिजन नहीं है। हेड ऑन कॉलिजन पे का जो इम्पैक्ट होता है उसमें काफी वक्त लगता है जो घायल हैं उन्हें बाहर निकालने में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है, बेपटरी हुई है। बेपटरी में जो अगर आप बोगी देखेंगे तो कुछ बोगियां जो है पलट गई हैं, तो उन बोगियों के पलटने के कारण जो भी लोग अंदर फंसे थे उन सबको तकरीबन जो रेलवे के अधिकारी बता रहे हैं उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। अब उन लोगों का प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। अगर कोई घायल है तो रेलवे ये भी बता रही है कि तकरीबन जो है 1 दर्जन के आसपास लोग जो है वो घायल बता रही है। कुछ लोगों को मामूली चोट है और शायद ही उनका कहना है कि गंभीर चोट वाले लोग शायद ही नजर आ रहे हैं। और कैजुअलिटी की बात करें तो एक के आसपास जो है वो कैजुअलिटी की भारतीय रेलवे जो है वो पुष्टि कर रहा है। हालांकि राहत आयुक्त जो है लखनऊ, उन्होंने बताया कि जो कैजुअलिटी है वो 2 है। लेकिन आने वाले समय में जैसे अपडेट आएगा, रेलवे की और बुलेटिन आएंगे, प्रशासन की ओर से और बुलेटिन आएगा, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या अभी कितने लोग घायल हैं या कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तुरंत जैसे घटना होती है उसके अविलंब 3-4 घंटे के अंदर जो है रेस्क्यू का काम, बचाव का काम, लोगों को निकालने का काम और उपचार का काम जो है उसे पूरा किया जा रहा है। जी अभिषेक, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।